अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूरोपियन यूनियन के दौरे पे हैं और यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं जब बेल्जियम में रहता था तो बेल्जियम में यूरोपियन पार्लियामेंट में 5 फरवरी जब आता था ना, तो ये लोग एक फोटो एग्जीबिशन और ये और वो, और उस वक्त ब्रिटिश मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद करीम ने एक फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम से ग्रुप बनाया हुआ था और पाकिस्तानी पेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसमें शरीक होते थे और यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीर पे इंडिया के खिलाफ बकवासियात करते रहते थे। अब वो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सारे खत्म हो गए ब्रेक्जिट के बाद, तो अब उनको कोई सही मानों में वो नहीं मिल रहा। तो इस बार 5 फरवरी के हवाले से बेल्जियम में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर फोटो एग्जीबिशन लगाई कि कश्मीर में भारत कितना अत्याचार कर रहा है और ये और वो। तो ये इस वक्त काफ़ी दिनों से वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं। जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के पपिट फॉरेन मिनिस्टर, और इन्होंने वहाँ पे कश्मीर के हवाले से काफ़ी बकवासियात की हैं और इन्होंने कहा है कि साउथ एशिया रीजन में अमन सुकून उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि कश्मीर का मसला सॉल्व ना हो जाए। तो कश्मीर का मसला तो अब तकरीबन सॉल्व हो गया है, इसलिए कि कश्मीरियों ने फैसला कर लिया है कि अब वो पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। भारत में तो आपको पता है कि कश्मीरी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है और कश्मीरी बहुत खुश है भारत में। और पाकिस्तानी कश्मीरी जब ये देखते हैं पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीरी हैं, वो जब ये देखते हैं कि भारत में हमारे इसी कश्मीर के उस हिस्से में तो ज़बरदस्त प्रॉस्पेरिटी और हम कहाँ खड़े हैं, तो अब ये 5 फरवरी का जो ड्रामा है ना पाकिस्तान का, वो भी फेल हो गया है। अब 5 फरवरी के दिन ये पाकिस्तानी एम्बेसियों में पूरी दुनिया में मनाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे भारत की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट में कश्मीरी वो होंगे जो पाकिस्तानी आईएसआई के पेड हैं, जो कि जिनके घर की रोजी रोटी चलती है। जैसे कि आज से कुछ साल पहले की बात है कि मेरी ऐसे ही इस्लामाबाद से आए हुए जो कश्मीरी हैं आते रहते हैं और रेगुलर वही फेस होते हैं। एक अल्ताफ हुसैन वानी है, एक फैज़ नक्शबंदी है, 3-4 लड़कियां हैं जो रहती लंदन में लेकिन कश्मीर का ड्रामा लेके आती हैं। वहाँ आएंगी तो हिजाब में आएंगी, यहाँ आएंगी तो दूसरे ड्रामे होंगे। ये सब इनके चलते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कश्मीरी मेरा दोस्त है जो बेल्जियम में, जब मैंने पॉलिटिकल अजाइलम ली थी 1990 में, तो उसने भी अजाइलम ली थी और मैं उसको उस जमाने से जानता था। जाहिर है बाद में वो पेरोल पे आ गया। और जब पाकिस्तान के मजीद तरम्बू कश्मीरी एक हैं जो पहले आते थे, भारत के फेवर में बात करते थे क्योंकि उनकी श्रीनगर में प्रॉपर्टियां थी। तो 94, 95, 96 तक तो ये भारत के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन अचानक 96, 97 में हमने देखा कि यूएन में वो शुरू हो गए भारत के खिलाफ। तो पता कराया तो पता चला कि इसने अपने श्रीनगर की सारी प्रॉपर्टियां बेच दी ना। इसके बाद ये आईएसआई के पेरोल पे आ गया। तो उसने कश्मीर सेंटर ब्रसल्स में बनाया था, तो वहां मेरे इस दोस्त को जॉब पे रखा था। 2000 यूरो पर मंथ जॉब देता था। वो बेचारा 1000 यूरो में एक पाकिस्तानी की दुकान पे 12 घंटे जॉब करता था। अब इसको सूटेड बूटेड 2000 यूरो। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार कश्मीर का मसला सोल्व होगा? तो कहता है आरिफ भाई यार सीधी बात करो यार, हम लोगों की रोजी खत्म हो जाएगी अगर कश्मीर का मसला सोल्व हो गया। तो कश्मीर के मसले से हजारों ऐसे पाकिस्तानी पेरोल पे मौजूद कश्मीरी हैं जिनका घर का चूल्हा जलता है और यही प्रोटेस्ट करते हैं भारत की एम्बेसियों के सामने मुख्तलिफ जगहों पे। और उसमें पीछे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के पंजाबी होते हैं जो यहाँ सेटल्ड होते हैं और एम्बेसी की इंस्ट्रक्शंस पे वो उन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। तो 5 फरवरी को ये सब ड्रामे होंगे। 5 फरवरी क्या ड्रामा है ये आपको, ये एक कश्मीरी की जबान से सुन लें, पीओके के इस कश्मीरी की जबान से आप सुन लें कि 5 फरवरी का ड्रामा एक्चुअल में है क्या। 5 फरवरी की यकजहती कश्मीर का दिन आपने उसको मुतनाज़ा किया। अब आपको मैं समझाता हूँ कि 5 फरवरी की यकजहती क्या है।
बेसिकली 5 फरवरी यकजहती ये है कि पाकिस्तान की अवाम आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ यकजहती का मुजाहरा करे। और ये कौन सी यकजहती है? साड़ी जुतियाँ साढ़े से कि यकजहती भी हमारे साथ मनाई जा रही है, तो हालात इधर हम ही दुकानें बाजार बंद कर रहे हैं, स्कूल बंद करके जंजीरें बना के खड़े हैं। ये कौन सी हमारे साथ यकजहती है? हमें ऐसी यकजहती नहीं चाहिए। हमारा मुतालबा है कि आप यकजहती करें। आप इस 5 फरवरी को हकीकी यकजहती का मुजाहरा करते हुए हमारे हकूक हैं, मेरी मुराद बिजली का प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर तयन करना, जिसके अंदर वफाक इन्वॉल्व है, वो अगर हमारे साथ हकीकी यकजहती का मुजाहरा करती है 5 फरवरी का दिन मनाए, लेकिन उससे पहले हमें हमारे हकूक दिए जाएं। इस दफ़ा जो यकजहती है वो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी अवाम के हकूक के लिए उनके साथ खड़ी हो और उन अदारों को, उन हुकूमतों को ये कहे कि इनका जायज़ मुतालबा तस्लीम करते हुए उनको प्रोडक्शन कास्ट का तयन करते हुए सस्ती बिजली जो है वो मुहैया की जाए। बिल्कुल हम मनाने को तैयार हैं। हमने कब कहा है कि हम जो 5 फरवरी नहीं मनाते, हम यकजहती मनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि 76 सालों से जो यकजहती होती जा रही है, इस दफ़ा थोड़ा उसको तब्दील करें, उसके तरीकाकार को हकीकी यकजहती के ऊपर आए। हकीकी यकजहती से मुराद ये है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। इस वक्त हम अपना हक ये मांग रहे हैं कि पानी हमारा डैम यहाँ पे लग के मुजफ्फराबाद वीरान हो गया, मंगला मीरपुर तबाह हो गया। हमने आपसे कोई मुतालबा नहीं किया। आज हम एक छोटा सा मुतालबा कर रहे हैं कि उसके बदले जो आपने हमारे साथ जुल्म ज्यादतियाँ की हैं, हमें प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर बिजली मुहैया की जाए। आप यकजहती का मुजाहरा करें, हकीकी यकजहती का मुजाहरा करें और हमारा ये मुतालबा इस 5 फरवरी से पहले तस्लीम करें, ताकि हम बिल्कुल दिलो दिमाग से आपके साथ जो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का 5 फरवरी का ड्रामा बिल्कुल फेल होता जा रहा है। पीओके में शटर डाउन हड़ताल 5 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ अनाउंस हो चुकी है और पीओके के सारे मसला एक नहीं है। पीओके का ये एक छोटा सा मसला देख लें कि अब लॉन्ग रूट्स की जो बसें हैं रावलाकोट से पलंदरी, रावलपिंडी लाहौर ट्रांसपोर्ट सर्विस अड्डा मालिकान ने भी 5 फरवरी को अपने राइट्स के लिए धरना देने का ऐलान किया है और सबको कहा है कि बाहर निकलो। इस तरह कश्मीर के पीओके के मसले बहुत सारे हैं। इवन पाकिस्तानी कॉन्सुलेट्स के ऊपर कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। बर्मिंघम में कश्मीरी पीओके के पाकिस्तान के खिलाफ 5 फरवरी को प्रोटेस्ट करेंगे। ये भी एक कारमा है कि पाकिस्तान 5 फरवरी को इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाता है। अब पाकिस्तान के खिलाफ पीओके के कश्मीरी पूरी दुनिया में कॉन्सुलेट्स में और एम्बेसीज के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। कश्मीरियों का कई मसले हैं पाकिस्तान में, उसमें एक छोटा सा मसला आपके सामने मैं ये बाइक की आवाज में रखूंगा। आजाद कश्मीर के अंदर जो लावा पक रहा है वो ये है, वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा है कि नई नस्ल की वाबस्तगी अब पाकिस्तान से जज्बाती तौर पे नहीं रहेगी। उन्होंने कहा है कि ₹2.5 का, आपको पता है जो हाइडल पावर जनरेशन है, इसे कहते हैं पानी से बिजली जो बनती है, पन बिजली जिसे कहते हैं, वो सबसे ज्यादा कहां बनती है? कश्मीर में बनती है। कश्मीर 2700 मेगावाट बिजली बनाता है। आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं, 2700 मेगावाट आजाद कश्मीर बिजली बनाता है जो कि पानी से बनती है। कश्मीर की अपनी रिक्वायरमेंट है 400 मेगावाट। कश्मीर के साथ जुल्म क्या होता है? वो ये कहते हैं कि हम बिजली बना रहे हैं, पानी से बिजली हम बना रहे हैं, वो बिजली जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वापस वही बिजली हमें बेचती है। हमारी लागत आती है बिजली का बनाने में ₹2.5, जबकि जब वो हमें वापस देती है तो वो उसी रेट पे दे रही है जिस रेट पे पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। क्या? ₹55, ₹60, ₹65। ये जुल्म नहीं है? वो अगले ₹2.5 में बिजली बना रहे हैं, उनको वापस बेच रहे हैं ₹65 के ऊपर। उन्होंने कहा है, उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा हमने बिजली नहीं बनानी, हम 2700 मेगावाट बना रहे हैं, 400 हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें हमारे उसी नर्ख पे बिजली दो। चलो ₹2.5 कॉस्ट आ रही है, आप हमें ₹4 कर लो, ₹5 कर लो, डबल कर लो, ₹5 पे दे दो आप हमें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अजीज दोस्तों, कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान का हाल भी खराब है। गिलगित बल्तिस्तान में आज 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, अवाम सड़कों पे हैं। अवाम टोटली सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया वहां पे बंद है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में भारत ने इंटरनेट बंद रखा है, ये क्या है वो क्या है, जबकि एक्चुअल में गिलगित बल्तिस्तान और पीओके में इस वक्त इंटरनेट तकरीबन बंद है। कुछ जगहों पे 3G चल रहा है
और टोटल दुनिया को नहीं देखने की इजाज़त कि वहाँ पे हो क्या रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक मुसलसल सड़कों पे है, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितना तकलीफ में है वहाँ की आवाम। वहाँ पे अजीज दोस्तों, आटे के भाव इतने ज़्यादा हैं। अभी आपने देखा, भाई बता रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पीओके करे, गिलगित बल्तिस्तान करे, लेकिन पानी प्रोड्यूस गिलगित बल्तिस्तान और पीओके करें, लेकिन इनको पानी भी नहीं मिल रहा, इनको इलेक्ट्रिसिटी सबसे महंगी मिल रही है, इनको आटा सबसे महंगा मिल रहा है, आटे पे जो सब्सिडी थी वो भी खत्म हो गई है। मतलब ना होने की चीजें हैं जो कंटिन्यूस वहां पे। अब गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के लोग सड़कों पे आ गए हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना नामंजूर है। 1948 में इनके ऊपर जबरदस्ती फाटा के पठान यानी आफरीदी कबीला और महसूद कबीले के लोगों के जरिए पाकिस्तान आर्मी और ये कबायली लोग मिल के कश्मीर पर हमला करके इनको इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बना के कब्जा कराया था। आज इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उस वक्त अगर वो इन कबायलियों का मुकाबला कर लेते तो शायद आज कश्मीर जन्नत होता। लेकिन आज कश्मीरियों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। ये गिलगित बल्तिस्तान के भाई आपके सामने कुछ बातें रख रहे हैं, जरा सुनिए। और इनके बाप में ये पहाड़ नहीं है, इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है। तुम अमेरिका के डॉलर खाकर तुम्हारा गुजारा नहीं होता है जो गिलगित के पहाड़ों को खा रहे हो। तुम अमेरिका के डॉलरों से तुम्हारा पेट नहीं भरा। यहाँ जो भी कोई लीज होती है उसके पीछे या पाकिस्तान आर्मी का कोई रिटायर अफसर होता है या कोई चाइना कारोबारी होता है, कोई आम आदमी नहीं है। हम तुम्हारे पेट से निकालेंगे इन पहाड़ों को, इन पहाड़ों में तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। तुम क्या समझते हो तुम यहां से सोना निकालोगे? तुम अपनी हड्डियां निकालोगे यहां से। मेरे भाइयों, जमीनों पर कब्जे, पहाड़ों पर कब्जे, वसाइल पर कब्जे, लोगों पर कब्जे, दहशतगर्दी, लोगों को खौफ और हरास में रखना, जो पैसा यहां आता उसको लूट मार करना। इस इलाके के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं, करप्शन है। इस करप्शन ने तुम्हें इस देश पर पहुंचा दिया है। इस करप्शन की वजह से तुम गरीब हो, इस करप्शन की वजह से तुम आटे के लिए मोहताज हो, गंदुम के दाने के लिए मोहताज हो। पाकिस्तान की सरकार बहुत पैसे यहां भेज रही है, सारे पैसे करप्शन का शिकार हो जाते हैं। अजीज दोस्तों, 123 से ज्यादा पीओके के कश्मीरी पाकिस्तान में सिर्फ एक साल में एक्स्ट्रा जुडिशली मर्डर किए गए हैं। पाकिस्तान एक तरफ इल्ज़ाम लगाता है कि भारत, ईरान और अफगानिस्तान पाकिस्तान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह पाकिस्तान ने भारत में इन्फिल्ट्रेशन करके कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर भारत की यूनियन टेरिटरी में कितने टेररिज्म फैलाई थी, तो अगर भारत चाहता तो उसी रास्ते से पाकिस्तान में ज़बरदस्त इन्फिल्ट्रेशन करके पीओके में टेररिज्म कर सकता था। लेकिन भारत ने कभी टेररिज्म की पॉलिसी अपनाई नहीं है और भारत की जो सरकार है वो ये समझती है कि पीओके के और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी अपने हैं, तो हम वहाँ पे टेररिज्म करके अपने ही लोगों को क्यों मारें, हम इनको वापस भारत के मेन फोल्ड में लाएंगे। और यही वजह है कि भारत ने अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं की है। ये पाकिस्तान की अपनी पॉलिसियां हैं जो कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज उठ खड़े हुए हैं। वरना आप मुझे ये बताएं कि यही कश्मीरी पाकिस्तान का नाम जपते थे, आज क्यों पाकिस्तान के खिलाफ इतने ज़्यादा खड़े हो गए हैं। ये हसीना बानू हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने ये ट्वीट किए कि पाकिस्तान की सरकार हमारी आवाज़ को दबा रही है। गिलगित बल्तिस्तान को बाय फोर्स पाकिस्तान आर्मी ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। हम भारत की सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को बचाएं और इस मामले में इंटरवीन करें।
अजीज दोस्तों, कश्मीर का मामला अब पाकिस्तान के कंट्रोल से निकलता जा रहा है। ऐसे ही जैसे केपीके और बलूचिस्तान, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला इस वक्त सिर्फ एक आदमी के हाथ में है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने फैसला कर लिया, एक हल्के से धक्के की ज़रूरत है। जिस तरह एक कच्ची दीवार होती है ना, जिसको एक हल्का सा धक्का दो तो वो गिर जाती है, वैसे ही एक हल्के से धक्के से ये पाकिस्तान नामी दीवार गिर जाएगी और पाकिस्तान से इस रीजन की और इस दुनिया की जान छूट जाएगी। ये हमें भी अच्छी तरह पता है कि अब तक अमेरिका बहादुर पाकिस्तान को बचा रहा है, लेकिन अपनी पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के लोग, चाहे वो पीओके में रहते हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे वो बलूचिस्तान में, चाहे वो केपी में, सिंध में, अब वो सब तंग आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान से नामी इस शैतान रियासत से, इस शैतान कंट्री से दुनिया की जान छूट जाएगी। अजीज दोस्तों, एक और ये गिलगित बल्तिस्तान के साहब आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। और खुश हो रहा होगा कि मैंने बलोचों को जो पैगाम दिया वो पैगाम बलोच समझ गए। इस तहरीक का अगर कोई आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट है, वो बाबा खैर बख्श मरी है, का लीडर, बलोचों का कायद और गैर मुतनाज़ा लीडर, उसने भी जिस तरह हमने अभी हमारी माहौल। अजीज दोस्तों, ये है पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मेट्रो बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो चलाने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। ये सरकार अब किस तरह चल रही है, ये तो हमें भी हैरत हो रही है कि अमेरिका इसको कब तक चलाता रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द, आज हम एक वो नज़ारा देख रहे हैं कि जहां 5 फरवरी को दुनिया भर में पाकिस्तान के पंजाबी इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करते थे कुछ कश्मीरियों के साथ मिलके, आज वहीं पाकिस्तान एम्बेसीज पे 5 फरवरी को प्रोटेस्ट होंगे। हर साल 5 फरवरी को भारत की उस वक्त की स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो थी, उसमें हर साल पाकिस्तान की तरफ से 5 फरवरी को प्रोटेस्ट का ऐलान होता था, आंदोलन होते थे, जलाओ घेराव होता था। आज वहाँ पे 5 फरवरी को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आज पीओके गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी की ब्रूटल पॉलिसीज के खिलाफ पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान पूरा आग में जल रहा है, केपी पूरा आग में जल रहा है। ये इलेक्शन किस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं, ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते, दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। भारत धर्मगुरु भी तभी बनेगा जब एक शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। जिन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर राज किया, इस प्रकार से राज किया कि राज करते वक्त, जाते वक्त अपने गुलामों से कह दिया कि तुम राज कर लो, हम तो जा रहे हैं। लोग आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी ये वो करता है कि जिन लोगों ने जो इसके लिए जिम्मेदार है, उन्होंने जो काम किया है वो भारत के ऊपर आक्रमण के बराबर काम किया है। और वही सरकार उस
सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2005 के निर्णय के 3 दिन के अंदर में एक नया अध्यादेश जारी करके उन सारे के सारे कानूनों को फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लेती है, क्योंकि इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ, इलेक्शंस में क्या हुआ, ये सब बातें आती हैं चली जाती हैं, बाद में रह जाता है केवल इतिहास। और इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदू शाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती 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 यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए, यह नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं है, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। भारत धर्मगुरु भी तभी बनेगा जब एक शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। जिन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर राज किया, इस प्रकार से राज किया कि राज करते वक्त, जाते वक्त अपने गुलामों से कह दिया कि तुम राज कर लो, हम तो जा रहे हैं, तो यहां पर गुलाम वंश भी बन गया। अगर हम लड़ाई के वारफेयर के उसूलों से देखें कि किसी भी राष्ट्र की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट पावर होती है, किन चीजों से वो लड़ाई लड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि ये शक्तिशाली है, दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्या वो अव्यय होते हैं उसके, क्या घटक होते हैं उसके। तो भारत के पास जनशक्ति, धन शक्ति, ज्ञान की शक्ति, टेक्नोलॉजी की शक्ति, और जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी शक्ति को अगर हम ये देखें तो शायद 1 और 1000 का अनुपात भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी हम वो नहीं कर पाए। और ये प्रश्न भी किसी ने पूछा, उस पर मैं आऊंगा बाद में। निवेदिता दीदी ने उसका बहुत अधिक उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि क्या कारण है, किसके कारण भी हम लोग इस लड़ाई में इतिहास ने हमारे साथ या हमारे पक्ष में न्याय नहीं दिया। क्या कारण है कि कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारे बॉर्डर का करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां आते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का भाग है, अभिन्न भाग है। कानून के अनुसार वहां के राजा ने यह हस्ताक्षर किए, हमें दिया। क्या कारण है कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से लोग भारत में आते हैं, हम बाड़ लगाते हैं, वो लोग वहां से मना करते हैं कि आप हमारे आदमियों को आने दीजिए, और हम कुछ नहीं कर पाते। और भारत में 2 करोड़ नागरिक रहते हैं, हमारे एयरपोर्ट के ऊपर में इमिग्रेशन की चेक पोस्ट लगाते हैं कि कहीं पर कोई एक आदमी बिना पासपोर्ट के या बिना वीजा के भारत में प्रवेश न कर जाए। यहां पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये वो करता है कि जिन लोगों ने जो इसके लिए जिम्मेदार है, उन्होंने जो काम किया है वो भारत के ऊपर आक्रमण के बराबर काम किया है। और वही सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2005 के निर्णय के
3 दिन के अंदर में एक नया अध्यादेश जारी करके उन सारे के सारे कानूनों को फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लेती है, क्योंकि जो वो IMDT एक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। ये सब बातें हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। एक कारण, मैं ज्यादा चीजों में नहीं जाना चाहता, इतना समय भी नहीं होगा, कि भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। चाहे वह पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी, 1857 के अंदर में सिखों और गुरखास ने उनका साथ दिया, जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया। हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण वेस्ट से हुआ, चाहे वो पार्थिव थे, चाहे हून थे, चाहे मंगोल आए, बाद में मुगल आए, तो लश्कर कहां बने? वो तो थोड़े से लोग आए थे। लश्कर बने काबुल में, जिस वक्त तो इस्लामाइज भी नहीं हुआ था, लाहौर में, सरहंद में। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। और भारत को आंतरिक बाह्य शक्तियों से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। और इसके लिए जो जागरूकता चाहिए, इसके लिए जो ताकत पैदा करनी है, वो ताकत केवल समाज के अंदर भी पैदा की जा सकती है। उसको केवल आप लोग कर सकते हैं। वो केवल आज की युवा शक्ति ही कर सकती है।